हेलो एवरीवन, सी स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपना स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह 13th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पार्लियामेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट का यह लेक्चर 5 है। इसके पहले हम पार्लियामेंट से 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब तक आप उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपके लिए पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the Parliament of India. Third statement है, the disbursement made from public account also need authorization from the Parliament of India. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2015 में यह सवाल पूछा गया था। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। वो इसलिए गलत है बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल होता है बजट के प्रिपरेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये दोनों में है, तो इसके बारे में आपको अब सोचना नहीं है। अब सिर्फ आपको स्टेटमेंट 3 के बारे में सोचना है, जो कि है कि पब्लिक अकाउंट से अगर मनी विड्रॉ किया जाता है तो पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए, जो कि गलत है। पब्लिक अकाउंट से मनी विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अगर ये गलत हो जाता है तो आपका बी भी गलत हो गया, तो आपके पास सिर्फ बचा सी। आपको अगर दूसरा स्टेटमेंट नहीं भी पता था फिर भी आपका आंसर निकल गया। ऐसे ही आपको प्रीलिम्स के पेपर में सोचना है कि क्या आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ के आपको हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सोचना है। इसका आंसर है सी। भारत सरकार का 3 तरह का अकाउंट होता है, उनके डिटेल को समझते हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत सरकार जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या उसे जो भी रेवेन्यू होता है रेलवे से, पोस्ट ऑफिस से, ट्रांसपोर्टेशन से, पीएसयू से, वो सब क्रेडिट होते हैं इसी फंड में। तो इसे आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार जो बाहर की कंट्री से लोन लेती है या ट्रेजरी बिल इशू करके जो पैसे रेज करती है वो सब क्रेडिट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और अगर भारत सरकार किसी स्टेट को लोन देती है या अपना डेट पेमेंट करती है तो वो सारे खर्च होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के। पार्लियामेंट एक एक पैसे के लिए ऑथराइज करती है, तभी आप इससे पैसा निकाल पाइएगा। बिना ऑथराइजेशन के आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगला है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जो भी मनी गवर्नमेंट को अर्न होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है, वो जाता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में। इसमें से खर्च करने के लिए आपको पार्लियामेंट का कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। बिना पार्लियामेंट के परमिशन के आप इस अकाउंट से खर्च कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से अमाउंट जाते हैं? जो सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रेज करती है या जो भी प्रोविडेंट फंड में आप पैसे डालते हैं वो सब जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। उसमें ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सरकार को ये पैसे लौटाने होते हैं। जो पीपीएफ जमा होती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होती है, ये सब सरकार वापस रिटर्न करती है लोगों को, इसलिए ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है। लेकिन ये पैसे सरकार चाहे तो किसी फिक्स टाइम के लिए कहीं खर्च कर सकती है, वापस इसको फिल कर सकती है। इस फंड के लिए सरकार बैंकर का काम करती है। आपका फंड है, आप पीएफ जमा करते हैं, वो सरकार के पास जमा होता है कुछ टाइम के लिए, आप उसे जब चाहे निकाल सकते हैं। तो सरकार एज ए गारंटर का काम करती है कि इस फंड का वो देखभाल कर रही है। ये होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और इससे पैसे खर्च करने के लिए सरकार को किसी तरह का पार्लियामेंट से कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये एक तरह का फिक्स फंड है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल में होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को ऑथराइज करते हैं इस फंड से पैसा निकालने के लिए। इस फंड से पैसा तभी निकाला जाता है जब कोई अनफॉरसीन एक्सपेंसेज आ जाता है। सरकार को पता नहीं होता है कि एक्सपेंस आने वाला है, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है तो हम इमीडिएटली कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन आता है हम उसके लिए बिल ले जाते हैं और वापस पैसा
जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था उससे निकाल करके कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया जाता है। मतलब इसका अमाउंट हमेशा फिक्स होता है, जब हम खर्च भी करते हैं तो वापस इसमें पैसे डाल देते हैं, और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इस जो कॉर्पस जो इसका है उसको चेंज करते रहती है। अभी यह है 500 करोड़ रुपीस, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और हमने डिस्कस कर लिया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट के प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। अभी जो हमने पढ़ा इसी पे यूपीएससी ने 2010 में एक सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। हमने अभी इसको डिस्कस किया है, इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से यूपीएससी से रिपीट कर सकती है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक और क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए जो अभी हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पे। 2011 में यूपीएससी ने पूछा था, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय वेज ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस आर क्रेडिट टू द। मतलब यह है कि सरकार जो भी टैक्स से पैसे कलेक्ट करती है या सरकार को उसके बिजनेस से जो भी रिसिप्ट्स आता है वो कहां जाता है, तो हमने डिस्कस किया कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे एक और सवाल यूपीएससी ने 2011 में पूछा है, द ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। मतलब यह है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको फंड विड्रॉ करना है तो उसका ऑथराइजेशन कहां से आना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड नहीं निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर है बी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यूपीएससी ने 4 से 5 सवाल इस पे पूछा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी फिर से इस कॉन्सेप्ट से सवाल रिपीट कर सकती है। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। 2011 में यह पूछा गया है। आपका पहला स्टेटमेंट है, द प्रोविजन ऑफ a vote on account is used by a regular government while an interim budget is a provision used by a caretaker government. Second statement है, vote on account only deals with the expenditure in government's budget while an interim budget includes both expenditure and receipts. आपको बताना है कि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट के बीच क्या डिफरेंस है। ये अच्छा सवाल है, अगर आपको इनके डिफरेंस नहीं पता है, इनके कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। इसका आंसर है सी। इसके डिटेल को देखते हैं आगे। वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट के डिफरेंस को जानने से पहले बजट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बजट क्या होता है। बजट इनकम का और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है फ्यूचर पीरियड के लिए। किसी भी फ्यूचर पीरियड में कहां से इनकम आएगी और कहां खर्च किया जाएगा, अगर उसका एस्टिमेशन किया जाए तो उसे बजट कहते हैं। जनरली यह गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह किसी कंपनी के लिए हो सकता है, आपके घर के लिए भी इवन बजट हो सकता है कि आप इस मंथ में कहां से पैसे लाएंगे और कहां खर्च करेंगे, वो भी बजट कहलाएगा। बजट का जो ओरिजिन है वो फ्रेंच वर्ड बिग्यूट से हुआ है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। 18th सेंचुरी के मिड में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बजट के कागजात ले जाए जाते थे वो एक ब्रीफकेस में भर के ले जाए जाते थे, और वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, वो बन गया बजट। तो इसे आपको ध्यान रखना है। आजकल जो भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनके एनुअल स्टेटमेंट के लिए बजट वर्ड यूज किया जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट होता है वो एक फिनेंशियल ईयर के लिए होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। इस पूरे पीरियड का जो भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में लिखा है कि कोई भी टैक्स बिना अथॉरिटी के परमिशन के कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। यह आर्टिकल 266 है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहीं से बजट का ओरिजिन होता है। मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसे लेजिस्लेशन से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर के लिए। साथ ही साथ टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी उसे ऑथराइज होना पड़ेगा पार्लियामेंट से, तभी वह चीजें निकाल पाएंगी। अब यहां से आता है एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल जो भी हमारे टैक्स के चेंजेस होते हैं उसे प्रपोज करता है, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो एप्रोप्रिएशन बिल में होता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आर्टिकल 112, जिसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट संसद के दोनों सदनों के सामने
कंट्री का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें कहीं भी बजट वर्ड यूज नहीं किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है। यह सदन के दोनों सदनों में रखा जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। अब ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है बजट एस्टिमेट, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। जैसे 2019 का जो बजट पेश हुआ तो 19-20 का इसमें बजट एस्टिमेट होगा। साथ ही साथ जो करंट ईयर चल रहा है, आई मीन 18-19, उसका बजट एंड रिवाइज एस्टिमेट होगा। एक और चीज, जो पिछला साल बीत गया उसका एक्चुअल फिगर होगा। जैसे कि ये फरवरी है, अब फरवरी से लेकर के अप्रैल तक में क्या खर्च होगा 18-19 का, वो हमें लास्ट ईयर के एक्चुअल फिगर से मिलेगा। जब 19-20 में प्रेजेंट किया जाएगा तो इस साल का जो एक्चुअल फिगर होगा वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये तीन चीजें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं बजट के प्रकार को। एक होता है फुल बजट। फुल बजट क्या होता है कि सरकार के पूरे साल का लेखा जोखा, पूरे साल का एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स का जो एस्टिमेट होता है वो फुल बजट कहलाता है। दूसरा है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट किसी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है। मोस्टली इलेक्शन ईयर में सरकार इंटरिम बजट लेके आती है, बिकॉज फरवरी में बजट पेश होना होता है और मई में इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन की बात हो रही है भारत में, तो उस समय इंटरिम बजट पेश किया जाता है। इसमें भी एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों होते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है कि इसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर होते हैं या सिर्फ रिसिप्ट होते हैं या दोनों होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें दोनों होता है, बस ये अंतर होता है कि ये समय कम के लिए होता है, इसमें कम समय के लिए पेश किया जाता है, पूरे साल का पेश नहीं किया जाता है। यही डिफरेंस है फुल बजट और इंटरिम बजट में। ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि इंटरिम बजट पेश किया जाए, ये अनरिटन कन्वेंशन है जिसे पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती है। बस वोट ऑन अकाउंट क्या है? वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है, इसमें रिसिप्ट की कोई चर्चा नहीं होती है, सिर्फ क्या खर्च करेगी सरकार उसके बारे में होती है। और ये कब लाया जाता है? जब बजट पास नहीं होता है और सरकार को मनी चाहिए होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को फंड करने के लिए, तब वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। जनरली यह 2 महीने के लिए लाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है। तो ये इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट का डिफरेंस है, इसे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, 2011 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, द बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको बताना यह है कि अगर यूनियन बजट लोकसभा में पास नहीं होता है तो क्या होगा। बजट पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। अगर लोकसभा में यह पास नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, बिकॉज वो पार्लियामेंट में अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे, तब उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। तो यह अच्छा सवाल था, काफी कंफ्यूजिंग भी था, अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर है डी। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी बहुत बार करेक्ट और नॉन करेक्ट में आपको कंफ्यूज करती है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि करेक्ट पूछा गया है या नॉट करेक्ट पूछा गया है। ये 2004 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है, appropriation bill must be passed by both the houses of the parliament before it can be enacted into law. Second है, no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by the appropriation act. आपका सी ऑप्शन है, फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस बट नो अदर बिल एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टैक्सेस विच आर ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन। डी है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने मनी बिल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आपको पता होगा कि ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है और डी सही है। साथ ही साथ ये भी हमने डिस्कस किया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब तक कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता है जब तक हमें पार्लियामेंट का परमिशन नहीं मिले, मतलब कि अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो, तो ये भी सही है। फिर जो सी ऑप्शन है ये भी सही है, जो ए ऑप्शन है वो गलत है। क्या गलती है इसमें? ये बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा होगा। लोकसभा से पास होना जरूरी है अप्रोप्रिएशन बिल का, ना कि बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहां पे, लेकिन स्टेटमेंट वाइज वो गलत है। अप्रोप्रिएशन बिल के डिटेल को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ। मतलब अप्रोप्रिएशन बिल में जो
ग्रांट है सिर्फ वही निकाला जा सकता है, उसके अलावा और कोई खर्च नहीं किया जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी हो गई, कैग की सैलरी हो गई। तो इन सब के अलावा जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं, बाकी के लिए हमें लोकसभा से परमिशन लेना पड़ता है। ग्रांट करती है लोकसभा, तभी जाकर के हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल पाते हैं, और उसके लिए सरकार एप्रोप्रिएशन बिल लाती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आपको समझना है कि इसके अमेंडमेंट के लिए कोई भी बिल नहीं लाया जा सकता है। नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड टू द एप्रोप्रिएशन बिल। इस बिल एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट नहीं प्रपोज किया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है संसद में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और एप्रोप्रिएशन बिल जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट का एसेंट रिक्वायर्ड है इसके एक्ट बनने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जब यह एक्ट बन जाता है तो फिर गवर्नमेंट ऑथराइज हो जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी से समझ लीजिए। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। 2012 में यह पूछा गया है। प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट। सेकेंड है withdrawal of money from consolidated fund of India only after passing the appropriation bill. थर्ड है provisions of supplementary grants and vote on account. फोर्थ है a periodic or at least a mid-year review of program of government against macroeconomic forecast and expenditure by a parliamentary budget office. फिफ्थ है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। आपको यह बताना है कि इनमें से किस मेथड के माध्यम से पार्लियामेंट पब्लिक फाइनेंस पे कंट्रोल करती है। काफी अच्छा सवाल है, आप इस वीडियो को पॉज करें और हर एक स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। ऑफ कोर्स ये एक तरह का कंट्रोल है, बिना इसके पेश हुए बजट पास नहीं होगी, तो पार्लियामेंट का कंट्रोल है, तो ये सही है। दूसरा बिल्कुल ही सही है, बिकॉज एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा से जब तक पास नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है एक भी पैसे को निकालने के लिए, तो ये भी आपका सही हो गया। तीसरा जो है ऑफ कोर्स वोट ऑन अकाउंट भी एक तरह का बजट है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। और जो पांचवा है कि फाइनेंस बिल भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और पार्लियामेंट पास करती है, तभी गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज करने के लिए ऑथराइज है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है इसमें कहीं भी पब्लिक फाइनेंस नहीं है। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात होती है, लेकिन इसमें कहीं भी पब्लिक फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। तो आपका इस रेफरेंस में ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1 2 3 5 ए। तो काफी अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल यूपीएससी आपको पूछती है जिसमें आपको सोचने के लिए मजबूर करती है, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे सवाल पे सोचना है, तभी अटेम्प्ट करना है। बजट के पूरे प्रक्रिया को क्विकली समझते हैं। बजट को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद बजट को राज्यसभा में रखा जाता है। जिस दिन बजट लोकसभा में पेश होता है उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर वहां स्पीच देते हैं, लेकिन राज्यसभा में कोई स्पीच नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बजट को रखा जाता है। उस दिन बजट पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। उसके अगले दिन बजट पे जेनरिक डिस्कशन होता है, पॉलिसीज से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ये सारे डिस्कशंस किए जाते हैं। उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाता है और जो भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो डिमांड फॉर ग्रांट्स पे काम करती हैं, उसके डिटेलिंग पे काम करती हैं, और फिर वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी डिटेल लेकर के आती हैं और डिमांड फॉर ग्रांट्स पे तब डिस्कशन होता है फिर से हाउस में। तो इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन होता है, एक एक जो भी ग्रांट्स है उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसके डिटेल को समझा जाता है। इन सब डिस्कशन के बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर सरकार फाइनेंस बिल लाती है और तब जाकर के फाइनेंस बिल पास होता है। तो जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं आप देखिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें 3 अलग अलग चीजें होती है, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, फिर एप्रोप्रिएशन बिल होती है और फिर जाके फाइनेंस बिल होती है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।